Hello student, good morning. This is the fourth video of chapter 2 from trade to territory. Today's point is company officials become Nawab. Company officials become Nawabs. What does it mean? इसका मतलब ये हुआ कि वो नवाब बन गए, कंपनी के ऑफिशियल्स नवाब बन गए। इसका मतलब हुआ कि उनको मोर पावर और अथॉरिटी मिल गई, उनकी पावर इंक्रीज हो गई, उनको अथॉरिटी मिल गई। ईच कंपनी सर्वेंट और सबका जो उनका बिहेवियर था, अब वो अपने आप को सुपीरियर समझने लगे और अब उनका व्यवहार पहले की अपेक्षा ज्यादा बदल गया था। अपने आप को एक अथॉरिटी समझ करके और इंडियंस के साथ बिहेव करने लगे थे, ये इसका मतलब। तो देखिए नेक्स्ट है, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द एक्चुअल नवाब्स ऑफ बंगाल वर फोर्स्ड टू गिव लैंड एंड वास्ट सम्स ऑफ मनी एज पर्सनल गिफ्ट टू कंपनी ऑफिशियल्स। बैटल, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, ये जो प्लासी की लड़ाई थी वो हार गया जो सिराजुद्दौला था। उसके बाद जो नवाब बने, इनके पपेट थे, पपेट नवाब थे। तो क्या हुआ कि जो कंपनी के ऑफिशियल्स होते थे वो अपनी पर्सनली, जो नवाब होता था उससे लैंड की मांग करते थे और उससे अलग से जैसे गिफ्ट वगैरह बहुत मतलब मांगा करते थे, हैं? वास्ट सम ऑफ मनी, वो बहुत ज्यादा मांग रखते थे। रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ, यहां तक कि जो गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था उसने भी बहुत बड़ी मतलब अमाउंट में मांग की थी उससे, और पाया भी था। He had come to Madras from England in 1743 at the age of 18. When in 1767 he left India, his Indian fortune worth was 401 कितना है? जब वो इंडिया में आया था यहाँ पर 18 की एज में, और जब यहाँ से 67 में जाने लगा तो उसका अमाउंट था यूनिट 10,000 401,102 डॉलर, इतना था। इतना मनी उसके पास थी, इतने का मतलब मनी थी, मतलब कि उसके पास वर्थ इतने का एसेट्स थे सब मिलाकर। Interestingly, when he was appointed governor of Bengal in 1746, he was asked to remove corruption in company administration, but he was himself cross-examined in 1772 by the British Parliament, which was suspicious of his vast wealth. उसको जब यहाँ पर इंडिया भेजा गया था, उससे कहा गया था कि कंपनी में जो करप्शन है, कंपनी की जो ऑफिशियल्स हैं उनके अंदर जो करप्शन है उसको तुमको फिनिश करना है। लेकिन यहाँ आने के बाद वो खुद करप्ट हो गया और यहाँ तक कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिन मतलब केस मतलब मुकदमा चलाना पड़ा 1772 में। क्यों चला ऐसा? क्योंकि उसके पास इतनी, उसका वर्थ, इसके पास इतना ज्यादा वेल्थ हो गया था, धन हो गया था कि वो सस्पिशियस हो गया है, मतलब शक के दायरे में आ गया था। Although he was acquitted, he committed suicide in 17, और लास्ट में वो पकड़ में आया कि उसने ऐसा किया है, गलत काम किया है, करप्शन किया है, और लास्ट में वो सुसाइड, उसने 1774 में सुसाइड कर ली। तो ये हाल थी, जिसको करप्शन हटाने के लिए भेजा गया था, वही सबसे बड़ा करप्ट निकला। However, not all companies officials succeeded in making money like Clive. Many died an early death in India due to disease and war, and it would not be right to regard all of them as corrupt and dishonest. तो ऐसा भी नहीं है कि जो सारे ऑफिशियल्स थे
वो सब के सब करप्ट थे। जो यहाँ आए थे, बहुत से लोग डिजीज की वजह से या किसी अटैक की वजह से मारे गए यहाँ पर। तो सबको यहाँ पर क्या कह रहा है, और सबको करप्ट और डिसऑनेस्ट नहीं कहा जा सकता। उसमें से बहुत से लोगों का जो बैकग्राउंड था बहुत अच्छा था, ठीक है, लेकिन उनका सबसे अधिक इच्छा यहाँ आने की यही थी। जैसे यहाँ के लोग भी कहीं जाते हैं तो उनकी डिजायर ये होती है कि यहाँ से मतलब जहां भी जाएं वहां अधिक से अधिक अर्न करें, मनी अर्न करना, ठीक है। तो वेल्थ बनाना काम था। जो लोग वहां से आते थे उनकी इच्छा यही होती थी। रिटर्न टू ब्रिटेन लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। दोज हु मैनेज टू रिटर्न विद वेल्थ लेड फ्लैशी लाइफ्स एंड फ्लॉन्टेड देयर रिचेस, दे वर कॉल्ड नवाब्स। तो यहाँ आकर के जो लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा लेते थे, ठीक है, वो इंग्लैंड में जाकर के बहुत ही रिच लाइफ जो है वहां पर जीते थे, जिसलिए उनको कहा जाता था नवाब। वहां के लोग कहते थे तो नवाब हो। एन एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब, they were often seen as upstarts and social climbers in British society, were ridiculed or made fun of in plays and cartoons. और ऐसा कह करके यहाँ के प्रति लोगों में आकर्षण हुआ और अपस्टार्ट्स, और समाज में वहां पर वो लोग बहुत ही जो है जिसको कहते हो कंफर्टेबल लाइफ, लग्जरी लाइफ जीते थे, इसलिए उनको नवाब कहा जाता। और ऐसे लोगों का प्ले जो कोई नाटक वगैरह कार्टून वगैरह बनाते थे वहां पर उनका बहुत मजाक उड़ाया जाता था कभी कभी। ये अब क्या है, कंपनी रूल एक्सपेंड्स। अब कंपनी का रूल कैसे एक्सपेंड हुआ, तो बता कब से कब तक, 1757 से 1857 के बीच कैसे एनेक्सेशन मीन्स, देखिए प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन। एक्सेशन मतलब जबरदस्ती किसी की लैंड पर कब्जा कर लेना, ठीक है। इसका मतलब फोर्सली किसी पर जब हम कब्जा कर लेते हैं उसको एनेक्सेशन कहा जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 से 1857 के बीच ये एनेक्सेशन का काम कैसे किया, और इसके लिए कंपनी ने बहुत सारे तरीके अपने, ठीक है। तो कंपनी बहुत कम ऐसा हुआ कि उसने मिलिट्री अटैक किसी टेरिटरी पर किया हो, ठीक है। वो लड़ाई नहीं, मिलिट्री वार बहुत कम किया उसने उसके लिए क्या किया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक मेथड अपनाए। अपने रूल को एक्सपेंड करने के लिए इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये तीनों तरीके अपनाए, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक, ठीक है। ये कैसे करते थे आगे देखते हैं। जैसे जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ उसमें कंपनी जो है विन की, जो अपोजिशन था वो हारा। तो वहां पर क्या हुआ कि कंपनी ने अपने रेजिडेंट्स अपॉइंट करने शुरू किए वहां पर इंडियन स्टेट्स पर। इस बैटल के बाद जब कोई भी किसी भी किंग को, किसी भी रूलर को ये लोग अपने डिफीट करते थे तो वहां पर अपना रेजिडेंट्स जो है अपॉइंट करते थे। रेजिडेंट्स कौन होते थे, रेजिडेंट्स जो है एक पॉलिटिकल और कॉमर्शियल एजेंट होते थे इनके, उसके दरबार में जो ये देखते थे कि जो यहाँ का रूलर है वो क्या क्या पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, उसमें इनकी दखल भी चलती थी, ठीक है। ये हमेशा सिर्फ कंपनी के इंटरेस्ट, कंपनी की भलाई को ध्यान में रखना ही इनका काम था, ठीक है। कंपनी का इंटरेस्ट कैसे हो, कंपनी की भलाई कैसे हो, ये चीज देखने के लिए रेजिडेंट्स जो है अपॉइंट होते थे इंडियन स्टेट्स के कोर्ट में। तो
the resident, the company officials began interfering in the internal affairs of Indian state. अब इन रेजिडेंट्स के द्वारा जो उनके इंटरनल अफेयर्स थे कि उस राज्य के, ठीक है, इंटरनल अफेयर्स मतलब आंतरिक मामले जो उनके राज्य के अंदर से, राज्य से संबंधित थे, उसमें भी कंपनी ने क्या किया, इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। अब वो यहां तक इंटरफेयर करने लगे कि जो रूलर है उसके बाद उसका सक्सेसर कौन हो और कौन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर जो है अपॉइंट किया जाएगा, कहां पर किसी नियुक्ति होनी है, और जो करंट का जो रूलर है उसका सक्सेसर कौन। मान लीजिए उसके पास 2-4 लड़के हैं, तो कौन सक्सेसर उसका होगा, उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, इस बात को भी वो डिसाइड करने लगे। और कहां पर कौन सा ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा, इस मामले में भी वो सब अपना दखल देने लगे। फिर क्या, समटाइम्स द कंपनी फोर्स द स्टेट इनटू ए subsidiary alliance. According to the terms of this alliance, Indian rulers were not allowed to have their independent armed, they were protected by the company. अब उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, देखिए, इन्होंने एक सब्सिडारी अलायंस जो है इसको अडॉप्ट किया। इसमें क्या करना होता था कि जो रूलर है वो अपनी आर्मी नहीं रखता था, अपने वीपन्स वो नहीं रख सकता था, उसको वहां पर क्या है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी उसके स्टेट में रहती थी और उसका सारा खर्चा, जो भी एक्सपेंस होता था, वो उस रूलर को देना पड़ता था। अगर वो नहीं दे पाता था कभी, तो उसके बदले उसका जो स्टेट होता था उतनी लैंड उससे छीन ली जाती थी। ठीक है, जो सब्सिडारी, जो मतलब उसकी सहायता करने, सब्सिडारी फोर्सेज मतलब जो उसकी सहायता करने के लिए वहां फोर्स रखी जाती थी, उसको सब्सिडारी फोर्स करते थे, उसके लिए उसको पे करना होता था। ठीक है, तो पे करना होता था। अगर इंडियन रूलर्स फेल्ड, मतलब नहीं दे पाते थे पेमेंट को, तो उसकी टेरिटरी का कोई पार्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट ही रहता होगा, उसको वो लोग ले लेते थे पेनाल्टी के तौर पर कि तुम नहीं दे पाए हो तो तुम्हारा ये जो पार्ट है, तुम्हारी टेरिटरी का ये जो पार्ट है, इसको हम ले रहे हैं, क्योंकि तुम उतना, हमारा जो एक्सपेंस है मिलिट्री का उसको देने में तुम असमर्थ रहे। फिर क्या होता, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, रिचर्ड वेलेस्ली वाज गवर्नर जनरल। The Nawab of Awadh was forced to give over half of his territory to the company in 1801. रिचर्ड वेलेस्ली वहां का अवध का गवर्नर था। अब उसने, जब ये अवध के नवाब उसको नहीं दे पाए सब्सिडारी अलायंस का पेमेंट, तो उसने क्या किया, उसके अवध का हाफ से अधिक जो है 1801 में उनसे ले लिया गया। और इसी तरह से हैदराबाद के जो नवाब थे उनसे भी उनकी टेरिटरी का भाग जो है ले लिया गया इस सब्सिडारी फोर्स के बदले। अच्छा, ये रहा सब्सिडारी अलायंस, इसको हिंदी में कहते हैं सहायक संधि। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसको फिर देखेंगे। इट्स ओके।